Welcome to everyone. Myself Swaliha Tanveer, co-founder and coordinator of Mind Matters Pakistan. Today's our topic is effect of childhood trauma on mental health. A very warm welcome to Ma'am Aruba Khurshid, which is a clinical psychologist. Over to you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले ये बता दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am, it's visible. ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सारे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बता दें कि सारे साइकोलॉजी बैकग्राउंड से लोग हैं या उसके अलावा भी हैं हमारे पास? ओके, कैन वी हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन? नाम बता दें और फील्ड बता दें। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Here Akshay Dingade from the ओके Department of Extension Education, PhD Research Scholar, India. ओके ओके, so we have some international students over here as well. Okay, other participants, if you want to introduce yourself. मेरा नाम हमना राव है और मैं बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ। चौथा सेमेस्टर है मेरा, कॉमसेट्स लाहौर से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ और मैं साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से ही हूँ। ओके ओके, anyone else? मैम कुछ स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स भी यूज किया है। ओके, चलें वो मैं फिर देख लूँगी। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स माय इंट्रोडक्शन। Coming towards my introduction, my name is Aruba Hushid and I'm a clinical psychologist by profession and serving as a lecturer in Kosari University, Murray. I have almost 7 years of experience in the field as a clinical psychologist, as well as from last 2.5 years I am attached with different universities as a visiting faculty भी काम किया हुआ है, and now I'm serving as a lecturer in Kosari University, Murray. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन एडल्ट्स, कि एडल्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है चाइल्डहुड ट्रॉमास का। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट एक्चुअली द चाइल्डहुड ट्रॉमा का जब वर्ड आपके सामने आता है, बिकॉज आजकल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, दीज आर वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैन एनीवन टेल कि ट्रॉमा का जब आप नाम सुनते हो तो व्हाट कम्स इन योर माइंड, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं? हमारा थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा। इट वुडेंट बी कि मैं लेक्चरिंग करती रहूँगी और आप लोग एंड पे रिस्पॉन्ड करेंगे। हम थोड़ा इंटरेक्टिव होकर चलेंगे ताकि हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और अगर हम में से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ है तो वी कैन हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ इट। एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। जी, ट्रॉमा, एनीवन कैन टेल ट्रॉमा? ट्रॉमा किसी भी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस को कहते हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ दे हम पर, तो हम ट्रॉमा कह सकते हैं। ठीक है, एनीवन एल्स वांट्स टू टेल? और ये कि इसका कॉज ये होता है अब्यूज से, एक्सीडेंट से आ जाता है और किसी भी चीज के लॉस से आप इसका रिजल्ट कॉज होता है बेसिकली। ठीक है, गुड।
और ये PTSD से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हाँ। हम सबसे पहले आ जाते हैं ट्रॉमा की हम बात करें, और स्पेसिफिकली हम बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें। तो अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो जैसे इन्होंने बताया, ओके जैसे इन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रेसफुल या डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस होता है किसी का भी। तो जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं तो जो हमारे डेवलपमेंटल टाइम पीरियड होता है ना, जो हमारी एज होती है जिसमें हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डेवलप हो रही होती है, हम फिजिकली डेवलप हो रहे होते हैं, उन सालों में अगर हमें कोई भी डिस्ट्रेसिंग, कोई भी डिस्ट्रप्टिव या कोई भी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस फेस करना पड़े तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब ये जो डिस्टर्बिंग फेसेस हैं या डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस हैं या इवेंट्स हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? अब्यूज़ हो सकता है, अब्यूज़ कैन बी इन एनी फॉर्म, वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, किसी भी तरह का अब्यूज़ फेस कर सकते हैं हम। निगलेक्ट हो सकता है, व्हेन वी टॉक अबाउट निगलेक्ट तो उसमें हम ज़्यादातर पेरेंटल निगलेक्ट की बात कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग ब्रॉट अप जो पेरेंटल निगलेक्ट एक हमें फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स की एब्सेंस हो सकती है, किसी एक बच्चे को ज़्यादा फेवर करना, बाकियों को निगलेक्ट कर देना, उनको उस तरह से फेवर ना देना या उनको उस तरह से ट्रीट ना करना इक्वली, वो हो सकती हैं चीज़ें। या फिर किसी भी तरह का वायलेंस, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से हम सब फैमिलियर हैं, हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस ना भी हो तो हर दूसरे तीसरे घर में हो रहा होता है, केसेस आ रहे होते हैं। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है दैट ऑल्सो इज द लीडिंग कॉज टूवर्ड्स दैट। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ट्रॉमा में आ सकती हैं। उसके अलावा ये अब क्या करता है, जो डेवलपमेंटल एज होती है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट एक होनी चाहिए एक बच्चे की, उसका बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो लेटर ऑन जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो इफेक्ट कर रहा होता है उसकी एडल्ट लाइफ को। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एन एडल्ट या यू आर एन एडल्ट और हमारे बचपन में अगर कोई चीज़ ऐसी हुई होगी और वो अनरिजॉल्व रह जाए तो वो फिर हमारी कॉज करती है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और इसको देखें डिटेल में तो साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस पे काम किया था। फ्रॉइड ने ये कहा था कि जो हमारा अनकॉन्शियस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हुए होते या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स या नीड्स होती हैं, वो एक्चुअली हमारी एडल्ट लाइफ को या प्रेजेंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो इस पे हमारी जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, उसने भी बात की थी फ्रॉइड ने। फ्रॉइड इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो उसने ये काम किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें, वैसे भी ट्रॉमा की यही मेजर टाइप्स होती हैं। फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। उसके अलावा जैसे हमने ऑलरेडी बात की निगलेक्ट, और निगलेक्ट में ज़्यादातर पेरेंटल निगलेक्ट आ जाता है, और एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, बाहर कहीं पे कोई मारपीट हो सकती है, किसी का मर्डर देखो तब भी हो सकती हैं चीज़ें, किसी का एक्सीडेंट देख लिया बहुत सीवियर किस्म का तो उसकी वजह से भी होता है। अब ये जितनी भी टाइप्स हैं इनमें से कोई भी एक टाइप अगर एक बच्चा फेस कर रहा है या फिर ज़्यादा भी फेस कर रहा है, मे बी ही और शी वुड बी फेसिंग मोर देन वन टाइप, तो उसकी वजह से फिर उसका जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो इफेक्ट हो रहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल दोनों डेवलपमेंट्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रेवलेंस एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। प्रेवलेंस एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखा गया है कि हर 4 में से एक बच्चा जो है वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा होता है बिफोर द एज ऑफ 18, और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर हमें कितना फोकस करना चाहिए। 18 ईयर्स से कम अगर बच्चे को कुछ हो जाए, फिजिकल प्रॉब्लम कोई हो जाए, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। हम एकदम से हमें कुछ हो जाता है कि एकदम से डॉक्टर को दिखाएं, किसी के पास लेके जाएं। बट इफ द सेम चाइल्ड इज फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रॉमा या सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, तो हम उसको
टैग लगा देते हैं कि इसको आदत है रोने धोने की, इसको तो आदत है इस तरह की बातें करने की, इसको तो आदत है इस तरह के बहाने बनाने की, तो हम उसको इस तरह से टैग कर देते हैं, तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें अनडायग्नोस्ड भी रह जाती हैं। कॉमन कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है, एक बच्चे पे जो इम्पैक्ट आ रहा होता है ना सबसे ज़्यादा, वो उसकी फैमिली होती है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बच्चे के सामने अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम के लिए हो और वो ठीक हो जाए, लेकिन एक बच्चे के सामने अगर माँ बाप की लड़ाइयाँ डेली बेसिस पे चलती रहती हैं ना, तो वो उस बॉम्ब ब्लास्ट के इफेक्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीज़ें, कि उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। टिल हिज डेथ वो उससे सफ़र कर रहा होता है चीज़ों से। तो फैमिली डिसफंक्शनिंग जो होती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स क्रिएटिंग और मेकिंग अ पर्सन्स एन इम्पैक्ट ऑन द अडल्ट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है। पुवर्टी, गुर्बत, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पुवर्टी की वजह से या फैमिली डिसफंक्शनिंग की वजह से लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्राइम्स की तरफ भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन या बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के। उसके अलावा अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हमारा जो मेजर टॉपिक है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। हमारा वेलबींग, इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी फंक्शनिंग प्रॉपरली ऑन द डेली बेसिस, दैट इज एक्चुअली द मेंटल हेल्थ, हेल्दी मेंटल हेल्थ। अब जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, trauma, we all face some kind of traumas in our life, we all face some kind of stressors in our life, it's normal। लेकिन जब वो traumas या जो वो stressors होते हैं वो हमारी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं, हमारी डिस्टर्बेंस कॉज करना शुरू हो जाते हैं, हमारी सोशल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो तब हम फिर उस चीज़ को कहते हैं कि वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो मेंटल डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक सिम्टम्स और स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद होता है, जिसकी बेसिस पे हम एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हों, जैसे आपका मूड स्विंग्स हों, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास हो जाते हैं, सैडनेस हो जाए, स्लीप इश्यूज आ जाएं, ईटिंग प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। तो इस तरह के बेसिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं और आपकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, ये सारी फंक्शनिंग में जब डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज़ एन अलर्ट, दैट इज़ द अलार्म फॉर यू कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड पर्सन के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, तो ट्रॉमा की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? वैसे तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे, उनमें ये जो रीजंस हमने बताए हैं, फैमिली डिसफंक्शनिंग हो गया, अब्यूज़ हो गया, निगलेक्ट हो गया, ये वाले सिम्टम्स हैं, ये वाले कॉजेज ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर में मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और किसी ने जिक्र किया था पीटीएसडी से हम ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। तो PTSD is basically post-traumatic stress disorder after an exposure to any kind of traumatic event। उसके बाद कुछ symptoms होते हैं like nightmares, sleep issues, eating problems, बार बार ख्यालात आना उस चीज़ के, बार बार सोचना उस चीज़ को, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास PTSD होता है, इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा ट्रॉमा रिलेटेड अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। उसके अलावा सोशल डिसएंगेजमेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं बच्चों में, और इस तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हमारे पास सामने आते हैं। उसके अलावा डिसऑर्डर्स की बात कर ली, इमोशनल रेगुलेशन इश्यूज आते हैं, यानी कि इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते, इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे,
जिसमें हम मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं। खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करेंगे, उदास होंगे तो पूरा पूरा दिन उदास बैठे रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होगी या किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होगा। ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें बहुत शौक से जो काम करते थे वो भी नहीं होंगे। फिर इंटरनल इसमें क्यूज भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल क्यूज भी आ जाते हैं, खुद ही बार बार ख्याल आना शुरू हो जाता है, सोचना शुरू हो जाते हैं उस इवेंट के बारे में। या फिर कोई लोग आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स उसके लिए टॉक्सिक थे या उनकी वजह से ट्रॉमेटिक इवेंट्स उस पर्सन पे गुजरे, तो दे वुडंट बी एबल टू एक्सेप्ट देम। वो उनके सामने जब आएंगे तो वो होंगी चीज़ें, या कोई भी इंडिविजुअल जिसकी वजह से हुआ है। सपोज अगर एक्सीडेंट हो गया तो कार को देख के उनको ख्याल आना शुरू हो जाएगा, मैं दोबारा इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा या बैठूंगी, फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको नहीं समझ आती कि कैसे कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है, कैसे कोई चीज़ बतानी है। फेशियल एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने इमोशंस को तो फिर वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपने इमोशंस को। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, एक डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे, बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह की मल्टीपल इश्यूज या मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनके साथ होंगी। उसके अलावा रिलेशनशिप चैलेंजेस, जैसे इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो हमने बात की कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। तो जब ट्रॉमेटिक चीज़ों से गुजरे होंगे तो फिर उन्हें अटैचमेंट से भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कोई उनका बहुत लव्ड वन है जिसकी डेथ हो गई है, तो वैसे तो हमारे लव्ड वंस की डेथ हो जाए तो हम एक ग्रीफ पीरियड में होते हैं, एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है। ऑल्दो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन दिस थिंग, आइदर वी आर मुस्लिम और नॉट, कि डेथ में हमारा बिलीफ है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि वो अगर लव्ड वन कोई चला गया है या किसी लव्ड वन ने डिच करवा दिया है या लव्ड वन को छोड़ के चला गया है, जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसका इतना स्वेयर इफेक्ट होता है कि वो फिर हेल्दी अटैचमेंट्स नहीं बनाते, किसी के साथ जल्दी जल्दी अटैच नहीं होते, किसी के साथ जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर उन्हें अटैचमेंट बनाने में मसला होता है, फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स बनाने में मसला होता है, fear of intimacy होता है। For example, if someone has the age of getting married, they would hesitate to do that because they are unable to make our relationship, intimate relationship with some other person. They are unable to have a connection with some other person. तो उनके अंदर एक fear of intimacy होता है, उनके अंदर एक ये भी fear भी होता है कि कहीं ये बंदा भी ना मुझसे दूर चला जाए, कहीं ये भी ना मुझसे ज़्यादा दूर हो जाए। तो इस वजह से भी वो अटैचमेंट नहीं करते या उनके साथ उस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाते, कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाते। उसके अलावा हमारे पास सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो सकते हैं, पेरेंटल रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में वो उस तरह का ट्रस्ट ना बिल्ड कर पा रहे हों, उस तरह की चीज़ें ना करें जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। अब जो बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के, उनके अंदर डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स को अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो डिफेंस मैकेनिज्म्स भी फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस में डिस्कस किए थे। डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली होता है कि मैल अडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप अपनी चीज़ को यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, लेकिन आप उसको गलत अंदाज में डिफेंड कर रहे होते हो। जैसे डिनाइल हो सकता है कि आप डिनाई कर रहे हो कि यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनीथिंग, आप ठीक हो, बाकी लोगों में प्रॉब्लम है। आप अपनी चीज़ें किसी और में प्रोजेक्ट भी कर सकते हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक काम करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस बंदे में ये मसला है, ये वाला इस चीज़ से गुजर रहा है और इसकी वजह से आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो हिंडर होती है। डिफेंस मैकेनिज्म्स मैल अडैप्टिव यूज़ करने की वजह से ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं ना सिचुएशंस को, फेस नहीं करते चीज़ों को, उनको नहीं समझ आ रही होती कि हाउ टू टैकल द थिंग्स, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं चीज़ें, क्योंकि इतने लंबे अरसे से वो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्पेयर कर देती हैं और उनके लिए हीलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती, डिनाइल में होते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर हैविंग सम इशू, या उनके साथ कभी हुआ है या हो सकता है। कुछ लोगों को तो ये भी होता है ना कि व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ, या मेरे साथ कैसे हो सकता है, लोगों को पता चलेगा वो क्या कहेंगे। अगर मैं हीलिंग की तरफ जाऊंगा, थेरेपी की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। हम अजान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।
I believe they don't help in this because they are not most of them don't have access or so then they don't आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप साथ साथ भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन एट दी एंड। अच्छा, हम कोपिंग मैकेनिज्म्स की बात कर रहे थे, डिफेंस मैकेनिज्म्स की। तो इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि लोगों के अंदर आ जाते हैं या लोग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हीलिंग मुश्किल है। और हमारे यहाँ सोसाइटी में एक स्टिग्मेटाइज्ड चीज़ भी है, स्टिग्मा लगा हुआ है ना, कि अगर कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो हम एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं, हाँ इसको कोई मसला है, ये तो पागल है। या इवन कोई साइकोलॉजिस्ट भी किसी साइकोलॉजिस्ट का थेरेपी के लिए चला जाए तो हम उसको भी टैग कर लेते हैं। बट इट इज़ क्वाइट गुड या इट्स बेटर कि आपको जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें, एंड वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दिस थिंग। उसके बाद हम जब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, तो वी डू हैव द फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो वी शुड टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पे भी होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी डेफिनेटली होता है। तो इंटरकनेक्टेड हैं हमारी ये दोनों हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। और ये हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जो ट्रॉमा है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे स्लीप को इफ़ेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आपको वैसे ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन आप ना सो तो एक रात को जाग लो तो अगले दिन यू वांट के आप को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको नींद की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हमारे पास डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, और डिफरेंट फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट करता है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हमारे इम्यून सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है,
हमें इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब वीक इम्यून सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जैसे कोविड 2020 की हम बात करते हैं तो कोविड में बहुत सारे लोग जिनको फिजिकल इलनेसेस थी उसकी वजह से भी उनकी डेथ हुई, बहुत सारे लोगों में मेंटल इश्यूज आना शुरू हो गए उसकी वजह से डेथ हो गई। तो दिस कैन बी द रीज़न कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकता है। फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड हैबिट्स, जो ट्रॉमेटिक लोग होते हैं या जिनके अंदर ट्रॉमा मौजूद होता है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। जैसे खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, टेंशन या स्ट्रेस में दोस्तों की कंपनी में चले जाते हैं, और आजकल अनफॉर्चुनेटली वो दोस्त उन्हें ड्रग्स पे लगा देते हैं कि यू फील बेटर। फॉर द टाइम बिंग ड्रग्स यूज़ करने से थोड़ी बड़ी खुशी मिलती है, सुकून मिल रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस और कौन कौन सी हो सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, क्रॉनिक पेन्स हो सकते हैं, और अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रेस रहे, आप उस ट्रॉमा से ना निकल सको, तो फिर ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाथ्स टू हीलिंग एंड रिकवरी। क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको हील करने के और इससे रिकवर होने के। सबसे पहले आ जाती है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। जब भी आपको लगे यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रॉमा या उसके इम्पैक्ट हैं आप पे, या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द थिंग्स, तो आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। CBT इज़ द मेजर टेक्निक, हम सब इससे फैमिलियर हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो यूज़ की जाती है ट्रॉमा रिलेटेड थॉट्स और बिहेवियर्स को बेहतर करने के लिए। CBT बेसिकली जिस मॉड्यूल पे काम करती है वो ट्रायंगल एक होता है, कॉग्निशंस, इफेक्ट, इमोशंस एंड बिहेवियर। कॉग्निशन यानी कि हम नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करते हैं। जब थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, और जब पॉजिटिव इमोशंस आते हैं तो बिहेवियर या जो एक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हेल्दी या पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर उसके अलावा EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, इसको यूज़ किया जाता है ताकि ट्रॉमेटिक मेमोरीज को प्रोसेस किया जा सके, इमोशनल हीलिंग को फैसिलिटेट किया जा सके और डिस्ट्रेस को रिमूव किया जा सके। सपोर्ट सिस्टम दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, वो आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प आउट करता है। सपोर्ट उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो उनकी जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतना जल्दी आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हो और आप ट्रॉमा से बाहर आ सकते हो। फिर उसके बाद है बिल्डिंग रिजिलियंस। रिजिलियंस की अगर हम बात करें तो रिजिलियंस माइंडफुल प्रैक्टिसेस के थ्रू आता है। जैसे हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन की जा सकती है। इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो आप नमाज रेगुलरली पढ़ना शुरू हो जाएं तो दैट इज़ अ नेचुरल मेडिटेशन, वो हेल्प करती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकती हैं, खुद को बार बार बताएं कि इट्स ओके, आई हैव गॉन थ्रू दैट, दैट वाजंट माय फॉल्ट, दैट वाज द एनवायरनमेंट, या दैट वाज इन माय फेट, लिखा हुआ था तकदीर में। इट्स ओके, व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेंज माई लाइफ, यहाँ से मैं अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। फिर सोशल इंगेजमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, सोशली इंगेज करें खुद को, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव चैलेंजेस को। इस तरह से पास्ट ट्रॉमा से निकला जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म आउटकम्स। लॉन्ग टर्म आउटकम्स की अगर हम बात करें तो हीलिंग जो है वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। कोई भी मेंटल इलनेस है, जब हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच यू शुड हैव वेरी मच पेशेंस अबाउट इट। आपको बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है। तो जब आप थेरेपी की तरफ भी जा रहे होते हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म में एक अपने लिए एक ट्रीटमेंट प्लान ले रहे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप फिर अपने ट्रॉमा से निकल सकते हो। That's all from my side. If you have any questions, if you want to ask something, तो आप पूछ सकते हैं। I tried कि हम इसको ओवरऑल सम अप कर सकें, जो जो एस्पेक्ट हम कर सकते हैं इजीली।
जी, एनी क्वेश्चंस? वालेकुम अस्सलाम। ओके। हम्म। जी। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी, संडे को हम सेशन नहीं कंडक्ट कर सके क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था, तो उसकी वजह से नहीं हो सका। हाँ, वो ये होता है कि जब आपका फैमिली में इन्वायरमेंट अच्छा होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है ना, तो बच्चों को वहाँ पे इनकरेज किया जा सके, उन्हें अच्छा बुरा बताया जा सके, तो दे कैन टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, तो वो फिर बुलेड नहीं हो सकते। जब बच्चों का घर में उस तरह से एक इंकरेजमेंट नहीं होती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है, तो वो फिर वीक पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो वो वीकनेस फिर उनकी स्कूल में भी जब जाते हैं तो वो फिर उस वीकनेस की वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वो एक चीज़ होती है। बट दिस इज़ अ गुड पॉइंट, बहुत सारे स्कूल्स अब साइकोलॉजिस्ट को हायर भी कर रहे हैं, इन चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, तो होपफुली इन कमिंग ईयर्स वी वुड बी हैविंग द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। जी। मैम चैट में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंटी सोशल डिसऑर्डर और हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की पर्सनालिटीज़ हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए की बात करें तो दे आर ई सेंट्रिक या ऑड बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। ऑड बिहेवियर्स होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, दोस्त नहीं बनाते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब हम क्लस्टर बी की बात करते हैं तो क्लस्टर बी में अटेंशन सीकर्स होते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को घुमा फिरा के मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम क्लस्टर सी की बात करते हैं तो क्लस्टर सी वाले थोड़े इमोशनल होते हैं। आपने बात की हिस्ट्रियोनिक की, तो जो क्लस्टर बी में हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर आता है, हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर वाले बेसिकली जो होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो हर जगह में चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, तो इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो अटेंशन हासिल कर सकें। दूसरा आपने कहा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल डिसऑर्डर। हाँ, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है बेसिकली। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि वो सोसाइटी से कट ऑफ हुए हुए होते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते सोशल इंगेजमेंट्स में, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो जब अकेले रहते हैं तो वो रहते रहते सोसाइटी से जब कट ऑफ होते हैं, बिल्कुल ही कोई दोस्त नहीं बनाते, तो उसकी वजह से वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या ड्रग ऑफ अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। Okay, ma'am. The other question is EMDR में क्या होता है? What are gastrointestinal? Hello. जी जी, आवाज़ आ रही है। What are gastrointestinal disorder? और दूसरा क्वेश्चन है EMDR में क्या होता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। EMDR बेसिकली आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन और रीप्रोसेसिंग थेरेपी है।
इसको डिवाइस किया गया था ताकि हम ट्रोमेटिक मेमोरीज के बारे में बात कर सकें, और इसमें साइड टू साइड आई मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके थ्रू हम इस पे काम कर रहे होते हैं। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस के बारे में पूछ रहा है कोई? Yes, ma'am. Gastrointestinal disorder. अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am, you are audible. ओके ओके। अच्छा, ये बेसिकली जो होती हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं डिजीजेस। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ना, माउथ से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जब आप एंजाइटी का शिकार होते हो तो स्टमक पेन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा होता है, या एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लॉटिंग हो सकती है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, अल्सर्स हो सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज या डिसऑर्डर्स होंगे वो सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। All right, मैम। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले काइंडली, अदरवाइज हम इसे वाइंड अप करें। ऑल राइट, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, और अगर किसी को आज के इस लेक्चर का सर्टिफिकेट चाहिए तो काइंडली वो फीस सबमिट करवा दे और उसके साथ नंबर शेयर कर दिया जाएगा। सो एंड एज वी एंड दिस जर्नी टुगेदर, आई होप आप सबने यहाँ से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। और कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली keep believing in the power of transformation. Thank you everyone for joining us today, and thank you so much ma'am Aruba Khurshid for delivering such a beautiful and like understanding way में आपने इसको present किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।